नमस्कार। अगर आप हमारे नए दोस्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। रीता, मुझे तो लगता है कि तुम्हारा किसी दिमाग के डॉक्टर से इलाज करवाना पड़ेगा। बेवजह खुद भी परेशान होती हो और मुझे भी परेशान कर रखा है। आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? इतने बड़े घर में भी तुम्हें घुटन होती है। 1 महीना हो चुका है हमें इस घर में शिफ्ट हुए, लेकिन तुमने तो बस एक ही रट लगाई हुई है, मेरा यहाँ दिल नहीं लगता, मेरा यहाँ दिल नहीं लगता। मुझे घुटन होती है। जब भी ऑफिस से लौटता हूँ तुम्हारा उदास चेहरा भी मुझे देखने को मिलता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी घर में तुम यह शिकायत कर रही हो, अपने पुराने घर में भी तुम आए दिन इसी तरह की बहकी बहकी बातें करती रहती थी। मुझे तो लगता है कि एक दिन तुम मुझे ही पागल करके छोड़ोगी। चंद्र प्रकाश जी जोर जोर से बोल रहे थे और उनकी पत्नी रीता भीगी आंखें लिए सब कुछ सुनती जा रही थी। मुझे तो सोच सोच कर भी हैरानी हो रही है। आखिर क्या कमी है तुम्हारे पास? बड़ा घर, गहने, महंगी गाड़ियाँ, सब कुछ तो है। अब तो हमारा बेटा भी सेटल हो चुका है और अब तो उनकी शादी करके उसकी जिम्मेदारियों से भी हम लोग मुक्त हो चुके हैं। इससे ज़्यादा ज़िंदगी से तुम क्या चाहती हो? और वैसे भी मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारे साथ माथापच्ची कर क्यों रहा हूँ। इतना समय ही कहाँ है मेरे पास जो तुम्हारी इस फिजूल की बातों में व्यर्थ मैं समय गवाऊँ। चंद्र प्रकाश जी गुस्से से बोले तो रीता की चेहरे पर एकाएक कड़वाहट के भाव आ गए और बोली, हाँ हाँ, मुझे देने के लिए तुम्हारे पास कभी समय होता है? दिन भर ऑफिस में बिता देते हो और रात को घर लौटते हो तो अपना मोबाइल लेकर बैठ जाते हो। हर रोज ऐसा ही होता है। आप बाहर चले जाते हो तो घर काटने को दौड़ता है। जिंदगी थम सी जाती है, दम घुटने लगता है मेरा। ऐसा लगता है जैसे सांस ही नहीं आ रही है। तो चंद्र प्रकाश जी बोले, अरे रीता, मुझे अपने लिए भी थोड़ा समय चाहिए ना। बोरियत महसूस होती है तो तुम भी टीवी देख सकती हो, मोबाइल चला सकती हो। अपना दिल तो तुम्हें खुद ही लगाना पड़ेगा ना। इस उम्र में अब मैं तो तुम्हें दिल लगान सिखाने से रहा। इतना कहकर चंद्र प्रकाश जी करवट बदल कर सो गए। अगली सुबह हुई तो नहा धोकर तैयार होकर चंद्र प्रकाश नौकरी पर चले गए। लेकिन इतना समझाने के बावजूद, पति के जाने के बाद रीता जी को फिर से अपना घर काटने को दौड़ने लगा। फिर उन्हें पति की बात याद आ गई कि अपना दिल तो खुद ही लगाना होगा होगा। रीता जी संगीत की शौकीन थी, इसलिए थोड़ी देर दिल बहलाने के लिए उन्होंने अपना मोबाइल उठाया और उस पर अपना मनपसंद गाना चला लिया। बालकनी में वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते हुए गाना सुनने लगी और साथ ही खुद भी गुनगुनाने लगी। थोड़ी देर में गाना बंद हो गया, लेकिन रीता जी उसमें इतने मस्त हो गई थी। गाना बंद होने के बाद भी वह गाती जा रही थी। तभी अचानक उन्हें कुछ ख्याल आया और वह थोड़ा सहम कर चुप हो गई। गाते रहिए ना, बहुत अच्छा गाती हैं आप। सहसा उनके कानों में आवाज़ पड़ी तो वो इधर उधर देखने लगी। कोई नज़र नहीं आया तो वापस अंदर जाने लगी। फिर आवाज़ आई, अरे भाभी जी, इधर देखिए ऊपर। रीता जी ने देखा कि पड़ोस वाले घर की छत पर एक महिला खड़ी थी। नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? उस महिला ने पूछा तो रीता दी जी बदले में हल्का सा मुस्कुरा दी, लेकिन वो महिला जान पहचान बढ़ाना चाहती थी, इसलिए पूछने लगी, आप लोग कहाँ से आए हैं? आपका नाम क्या है? भाई साहब क्या काम करते हैं? और भी बहुत सारी बातें। और फिर बोली, मेरा नाम कविता है। आपसे पहले जो लोग इस घर में रहते थे उनसे हमारी बहुत अच्छी बनती थी, बहुत अच्छी बोलचाल थी। कब से सोच रही थी कि आप बाहर दिखे तो आपसे बातचीत हो, लेकिन आप तो बाहर निकलती ही नहीं हैं। सारा दिन चार दीवारी में बैठे बैठे बोर नहीं हो जाती हैं आप? कभी कभी बदलाव के लिए बाहर भी निकलना चाहिए।
उस महिला ने कहा तो रीता जी मन ही मन सोचने लगी, सो तो है। तभी वो महिला बोली, किसी दिन थोड़ा सा समय निकाल कर आप हमारे घर आ जाया कीजिए। एक दूसरे से थोड़ी जान पहचान भी हो जाएगी, बातचीत भी हो जाएगी। आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। जी ज़रूर। ऐसा कहते हुए रीता जी ने उनकी बात को टालना चाहा तो वो महिला कुछ उत्साहित होते हुए बोली, अच्छा ये बताइए, आज शाम को आप क्या कर रही हैं? कुछ भी तो नहीं? रीता जी ने कहा तो पड़ोसन मुस्कुराते हुए बोली, आसपास की सभी हम उम्र महिलाओं के किट्टी पार्टी ज्वाइन की हुई है। आज शाम को मेरे ही घर में हमारी किट्टी पार्टी है। अगर आप व्यस्त नहीं हैं तो शाम को पार्टी में आ जाइए। इसी बहाने सोसाइटी की सभी महिलाओं से भी जान पहचान हो जाएगी। किसी पार्टी का नाम सुनते ही गीत रीता जी कुछ सहम सी गई। सोचने लगी, किट्टी पार्टी तो मेरे पति को पसंद ही नहीं है। कहते हैं कि तुम्हें ऐसी फालतू की पार्टियों पर जाना शोभा नहीं देता, घर पर ही रहा करो। अब पतिदेव की मर्जी के बिना मैं किसी किट्टी पार्टी में कैसे जा सकती हूँ? तभी पड़ोसन बोली, अरे ज़्यादा मत सोचिए, हमारे साथ पार्टी ज्वाइन करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपका इंतज़ार करूँगी। उस समय पड़ोसन को मना करना रीता जी को अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो मुस्कुराहट के साथ उन्होंने स्वीकृति दे दी। मन ही मन उनका भी जाने का बहुत दिल था, लेकिन यह सोचकर कि कहीं पतिदेव नाराज न हो जाए, रीता जी ने जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। कई दिन बीत गए, फिर एक दिन शाम को दरवाजे की घंटी बजी तो रीता जी दरवाजे खोलने गई। देखा तो वही पड़ोसन दरवाजे पर खड़ी थी। अरे आप, एक फीकी सी मुस्कान के साथ। रीता बोली, अरे भाभी जी, मैं तो आपसे मिलने के लिए आई हूँ, लेकिन मुझे आपसे एक शिकायत है। आप उस दिन किट्टी पार्टी पर क्यों नहीं आई? बड़े अपनेपन से पड़ोसन ने पूछा और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, सारा दिन घर में कैद होकर कोई भला कैसे रह सकता है? अरे एक वजह ठहरा हुआ तो पानी भी बदबू पैदा करने लग जाता है। जीवन के लिए गतिशीलता और परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। पड़ोस वाली मिसेज वर्मा से भी पूछा था मैंने, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि आप उनसे भी कभी नहीं मिली, आप बाहर नहीं निकलती हैं। क्या बात है? पड़ोसन का प्यार भरा व्यवहार देखकर रीता जी की आंखें सहसा भर आई। ठहरा हुआ पानी भी बदबू मारने लगता है, बात तो ठीक है, वो भी तो ठहर ही चुकी है, तो क्या फ़र्क हुआ मुझ में और ठहरे हुए पानी में? अरे ये क्या, आप रो रही हैं क्या? पड़ोसन ने पूछा तो गीता जी सामान्य होने का दिखावा करते हुए बोली, नहीं नहीं, कुछ पुरानी बातें याद आ गई थी। चलो कोई बात नहीं, कभी कभार रोकर भी गुबार हल्का हो जाता है। अच्छा, अब अंदर आकर बैठने को नहीं कहोगी क्या? कविता ने कहा और बड़े हक से रीता के साथ अंदर आ गई। आपके लिए शायद ये घर नया होगा, लेकिन मेरे लिए पहले इस घर में जो रहती थी वो मेरी बहुत अच्छी सहेली बन चुकी थी। आप भी मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा एक बात बताओ, घर में इतनी घुटन सी क्यों है? दरवाजे खिड़कियाँ क्यों नहीं खोलते आप लोग? इधर उधर देखते हुए कविता बोली तो गीता जी उदासी भरे स्वर में बोली, वो क्या है ना, मेरे पति को दरवाज़ा और खिड़कियाँ खोलना अच्छा नहीं लगता। सुनकर हैरान हो गई कविता और फिर बोली, क्या आपको किसी के साथ तुम्हारा हंसना बोलना पसंद नहीं है? जो तुम उस दिन किट्टी पार्टी में नहीं आई? तो रीता जी ने कहा, दरअसल मेरा किट्टी डालना या पार्टियों में जाना उन्हें पसंद नहीं है। कहते कहते रीता रो गई, रोने लगी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कुछ सोचकर कविता ने कहा और फिर बोली, अच्छा एक बात तो बताइए, आपके बच्चे कहाँ हैं? किसी हॉस्टल में पढ़ते हैं क्या? बाहर नौकरी करते हैं? मेरा एक ही बेटा है
जिसकी अभी कुछ ही महीने पहले शादी हुई है। अच्छा, तो आप सास भी बन चुकी हो। फिर उदासी किस बात की? अगर बहू से नहीं बनती तो दो चार जली कटी सुना के अपनी भड़ास निकाल लो, और अगर बनती है तो प्यार भरी बातें करके अपना मन हल्का कर लो। फिर रीता बोली, मैं तो यहाँ अकेली हूँ, बेटा बहू तो बेंगलुरु में है, और फिर जब इतनी दूर रहते हैं तो लड़ाई करने या प्यार जताने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, बहू आपकी पसंद की थी या भाई साहब की पसंद की? अरे नहीं, उन दोनों ने खुद ही एक दूसरे को पसंद किया था। रीता ने कहा तो कविता बोली, ये भी अच्छी बात है, वरना आजकल बच्चों के रिश्ते ढूंढने में ही बड़ी मशक्कत हो जाती है। कहीं परिवार अच्छा नहीं मिलता तो कहीं लड़की पसंद की नहीं होती। अच्छा भाभी जी, आज मैंने खाने में पनीर की सब्जी बनाई थी, तो थोड़ी सी आपके लिए भी ले आई। वैसे आपने आज खाने में क्या बनाया है? कुछ भी तो नहीं, कुछ बनाने का मन ही नहीं किया। क्या मतलब? आपने सुबह से कुछ खाया नहीं? कविता ने हैरान से पूछा, और फिर बोली, चलो पहले आपकी रसोई में चलकर रोटी पकाते हैं। आटा तो गूंदा ही होगा ना? मैं चपाती बनाती हूँ, खाकर बताना कि मेरे हाथ का खाना आपको कैसा लगा। कविता का इतना अपनापन देखकर रीता जी हैरान रह गई। उधर कविता ने चपाती बनाई तो रीता ने चाय बना दी। थोड़ी देर बाद चाय पीते हुए कविता बोली, लेकिन भाभी जी, आप इतनी उदास क्यों रहती हैं? मैं मानती हूँ कि नए जगह पर आकर थोड़ी उदासी आ जाती है, लेकिन इतनी भी नहीं कि खाना पीना ही छोड़ दिया जाए। कहते हुए कविता ने खुद ही उठकर दरवाजे और खिड़कियां खोल दी ताकि ताज़ी हवा अंदर आ सके। फिर बोली, भाभी जी, एक बात कहूँ? आपकी आवाज़ बहुत ही सुरीली है। उस दिन आप गाना गुनगुना रही थी ना, सच कहूँ तो दिल को भा गई आपकी मीठी आवाज़। कहाँ से सीखा आपने गाना? कविता ने पूछा तो रीता बोली, वो मेरे दादाजी शास्त्रीय संगीत में पारंगत थे। उन्हें देखकर मुझे भी संगीत का शौक चढ़ा और उसने संगीत सिखा दिया। कविता ने देखा कि संगीत की बात करते हुए रीता के चेहरे पर एक मुस्कुराहट और आंखों में चमक आ गई थी। अरे वाह! ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि अगर आपके पास इतना हुनर है, तो संगीत की क्लासेस क्यों नहीं लेती? क्यों नहीं देती हैं आप? इस तरह आपका भी समय कट जाएगा और दिल भी बहल जाएगा। तो रीता बोली, शौक तो मुझे बहुत है संगीत का। शादी से पहले मैं खूब रियाज़ किया करती थी, लेकिन जब शादी हुई तो सब कुछ छूट गया। सास-ससुर को मेरे गाना गाने से आपत्ति थी। मेरे पति को भी ये सब कुछ ख़ास पसंद नहीं था, इसलिए मेरे गाने पर रोक लगा दी गई। उसके बाद से मैंने गाना छोड़ दिया। कभी दिल करता है तो थोड़ा गुनगुना लेती हूँ। वो समय तो वो जैसे-तैसे कट गया, लेकिन उम्र इस पड़ाव पर ज़िंदगी में एक खालीपन-सा लगता है। न जाने क्यों, अब जीने का मन ही नहीं करता। सोचती हूँ कि खुद के साथ कुछ कर बैठूँ। बोलते-बोलते रीता की आवाज़ रू रूंधी सी हो गई। यह बात सुनकर कविता का दिल ज़ोर से धड़का। क्या कहा? कुछ कर बैठूं? आप ठीक तो हैं? ऊंचे स्वर में कविता बोली तो काफी देर से रीता के जो आंसू आंखों से बाहर निकलने में झिझक रहे थे, अचानक बांध तोड़कर बाहर निकल गए। कविता के गले लगकर रीता रोने लगी। थोड़ी देर रीता को सहलाते हुए कविता ने उसे सहारा दिया। फिर बोली, क्या ऐसा करके आपके परिवार को सजा देना चाहती हो? आपको क्या लगता है, आपके जाने के बाद क्या वे लोग उम्र भर रोते रहेंगे? बिल्कुल नहीं, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर आपको खालीपन लगता है तो मर जाना ही इकलौता रास्ता नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं। पति, बेटा और बहू के अलावा भी बहुत कुछ है इस दुनिया में आपके पास। सबसे पहले तो अपने आप को महत्व देना सीखिए। ससुराल वालों को आपके गाने से एतराज़ था, तो आपने जीवन को दिखा दिशा
विहीन बना दिया। आपके पति को आपका बाहर निकलना पसंद नहीं है, तो आपने खुद को इस चारदीवारी में कैद कर लिया। उन्हें खिड़की दरवाजे खोलना पसंद नहीं है, तो आपने इस घुटन में रहना स्वीकार कर लिया। उन्हें आपका पार्टी करना पसंद नहीं है, तो केवल इसी कारण इच्छा होते हुए भी आप मेरे घर पर भी नहीं आई। क्या आपके लिए आपका जीवन कोई महत्व नहीं रखता? क्यों क्यों इतना कहना मानती हैं बाकी सब लोगों का कि घुट घुट कर मरने पर मजबूर हो जाए? कविता के इतना कहने पर रीता सुबकते हुए बोली, शुरू से ऐसा ही होता है। उम्र भर मैंने कभी खुलकर सांस ही कहाँ ली है। जब तक बेटे का साथ था तब तक जैसे तैसे जिंदगी गुजर रही थी। सोचा था अपनी पसंद की लड़की को अपनी बहू बनाकर लाऊंगी, लेकिन वो इच्छा भी मन में ही रह गई। वो तो अपनी पसंद की लड़की ढूंढ ले आया। अरे तो क्या हुआ? मैं तो कहती हूँ अच्छा ही किया उसने। अपनी इच्छा से तो जी रहा है ना। आज से 25 साल के बाद वो जो वो तो यह भी सोचेगा कि मैं अपनी पसंद से नहीं जी पाया। कम से कम वो तो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के बारे में कहते कहते कविता अचानक रुक गई। तभी रीता बोली, नहीं नहीं, मेरे बच्चे को मेरी भी उम्र लग जाए। अच्छा, एक और तो अपनी औलाद को अपनी उम्र देना चाहती हो, तो दूसरी ओर मरकर उसे उम्र भर का अपराध बोध भी देना चाहती हो। आप तो हमेशा के लिए चली जाओगी, लेकिन कभी यह सोचा है कि आपका बेटा किस किस के सवालों के जवाब देता रहेगा? अरे जो कुछ भी आपके मन में है, आज ही उसे कहकर अपना दिल हल्का कर लो। जिसे जो सुनाना है उसे सुना दो, लेकिन कम से कम अपनी ज़िंदगी तो जियो। कहते हुए सहसा कविता की नज़र गीता के बेडरूम की ओर गई। दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। अंदर देखा तो कविता के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पलंग के ऊपर एक बेंच रखा हुआ था और पंखे पर दुपट्टा लटका हुआ था। कविता को समझते देर नहीं लगी कि उसके आने से पहले यहाँ क्या चल रहा था। उसे तो जैसे काटो तो खून नहीं। सोचने लगी कि अगर उसे आने में 1 मिनट की भी देरी हो जाती तो न जाने क्या क्या हो गया होता। थोड़ी देर के लिए एक भयानक सा सन्नाटा पसरा गया, पूरे घर में पसर गया। फिर उस सन्नाटे को तोड़ती हुई कविता की कांपती आवाज़ आई, आपके पति कब लौटते हैं काम से? अरे वो तो रात को लेट ही आते हैं। कभी कभी रात के 12 भी बज जाते हैं। आजकल ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही बिजी रहते हैं। तो ठीक है, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। जब आपके पति आएंगे तो आप वापस आ जाना। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहती। अरे मैं तो बहुत समय से अकेली ही हूँ और अब शायद थक भी गई हूँ। बेटा बहू अपनी ज़िंदगी में मस्त है और पति के लिए तो मेरी इच्छा ना कल कोई मायने रखती थी और ना ही आज रखती है। ये घर मेरे पति के हिसाब से चलता है। बेटे के घर में बहू का राज है और मायके जाती हूँ तो वह घर अब भाभीियों का ही हो चुका है। मुझे समझ नहीं आता है कि आखिर मेरा घर कौन सा है, क्योंकि इस घर में तो मेरे पति की इजाज़त लिए बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर उसके आने से पहले मैंने यह खिड़कियां बंद नहीं की तो घर में तूफान आ जाएगा। सुनकर दिल दहल गया कविता का। वह सोचने लगी कि अगर रीता जी जगह वह स्वयं होती तो शायद उसकी भी यही हालत होती। तो चलो भाभी जी, आज उन्हें खिड़कियों से शुरुआत करते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि आज आप यह खिड़कियां बंद मत करना, और आपके पति बंद करने लगे तो उन्हें कह देना कि मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। कभी कभी थोड़ा सा विरोध भी कर लेना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी बात किसी के सामने नहीं रख पाते और दूसरों की इच्छाएं पूरी करने के लिए हम खुद की इच्छाओं को महत्व देना ही छोड़ देते हैं, और सामने वाला समझता है कि हमारी भी वही इच्छा है। इतने वर्षों में आपने कभी अपने पति को ना नहीं कहा होगा, तभी तो आपके जीवन का हर पहलू उनके अधिकार
क्षेत्र में आ गया। उनकी इच्छा के बिना आप इस घर की एक खिड़की तक नहीं खोल सकती। अरे आप एक जीवित इंसान हैं, कोई मृत शरीर नहीं। यदि आपकी सांस घुटती है तो विरोध भी आपको ही करना पड़ेगा। भले ही इस कारण आपकी अपने पति के साथ कहासुनी हो जाए, परंतु अपनी जिंदगी समाप्त करने का मत सोचो। कभी कभी शांति पाने के लिए अशांति भी सहन करनी पड़ती है। कविता बोली तो रीता बड़ी हैरानी से उनका चेहरा देखने लगी। कविता की बातें उसे सही लग रही थी। फिर कविता बोली, भाभी जी, घर में जो बेकार का सामान पड़ा है आप उसे निकाल क्यों नहीं देते? आप मालकिन हैं, आपके घर की जैसा चाहती हो अपने घर को वैसा सजाओ। फिर रीता बोली, चाहती तो मैं भी ऐसा ही हूँ, लेकिन लेकिन क्या? आदमियों को अपने घर में कुछ ही घंटे गुजारने होते हैं, जबकि औरतें उस घर में 24 घंटे रहती हैं। तो आप ही बताइए, घर में किसकी मर्जी चलनी चाहिए? कविता की बात सुनकर रीता के चेहरे पर एक चमक आ गई। फिर कविता बोली, भाई साहब तो देर से आएंगे और आजकल मेरे पति भी किसी काम से दूसरे शहर गए हुए हैं और बच्चे दूसरे शहर में नौकरी कर रहे हैं। मैं अपने घर में अकेली हूँ, तो आप मेरे साथ चलिए। कविता का आग्रह सुनकर रीता कुछ असहज हो गई। तो कविता बोली, अरे आप चिंता क्यों करती हैं? फ़ोन करके बता देंगे आपके पति को कि आप मेरे घर पर हैं। जब वह लौटेंगे तो आप उनके साथ वापस आ जाना। रीता जी के मना करने के बावजूद भी कविता उनका हाथ पकड़कर अपने साथ ले गई। कविता के घर पहुंचकर रीता ने देखा कि उसने अपना घर बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया हुआ था। वे दोनों ड्राइंग रूम में बैठ गई। फिर कविता बोली, क्यों ना आज खाना बाहर से ऑर्डर किया जाए? कभी कभी परिवर्तन भी बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा कहते हुए कविता ने फ़ोन उठाकर खाना ऑर्डर कर दिया। अब तक रीता भी कुछ सहज हो चुकी थी। रीता अपने जीवन की परेशानियों को भूलकर अपने बचपन की बातें कविता के साथ साझा करने लगी। लेकिन रह रहकर कविता के मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि अगर वह उस समय उनके घर ना गई होती तो अब तक रीता अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुकी होती और उनके परिवार वालों को वह केवल एक शव के रूप में ही मिलती। रात के 11 बजे रीता के पति जब घर आए तो उन्होंने कविता के घर की बेल बजा दी। लेकिन कविता अजीब सी कशमकश में थी कि क्या उसे रीता की उस हरकत के बारे में उनके पति को बताना चाहिए या नहीं। आखिर कैसे समझाए उनके पति को कि रीता जी जान को खतरा है। चाहते हुए भी वह इस मामले से आंख नहीं मूंद पा रही थी। आखिर किसी इंसान की जिंदगी का सवाल था। अगले दिन भी कविता के मन में वही विचार घूमते जा रहे थे। सोचा कि एक बार रीता को फ़ोन करके उसका हाल चाल पूछ लूं, परंतु 2-3 बार फ़ोन करने के बाद भी रीता ने फ़ोन नहीं उठाया। किसी अनहोनी की आशंका से कविता की सांसें तेज हो गई। आनन फानन में उसने अपने घर को ताला लगाया और जल्दी से बाहर आकर रीता के घर की बेल बजाई, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। तो कविता ने 2-3 बार फिर से बेल बजाई। चंद्रप्रकाश जी बाहर आए और दरवाज़ा खोला। अरे भाई साहब, आप इस तरह डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? पता है मुझे कितनी चिंता हो गई थी भाभी जी की। कहाँ है वो, ठीक तो है ना? एक ही सांस में कविता ने सब बोल दिया और यहाँ वहाँ देखने लगी। तो चंद्र प्रकाश जी हैरान से बोले, क्यों, क्या हुआ रीता को? वो तो बस रात को उसे नींद नहीं आई थी, इसलिए नींद की गोली देकर उसे सुलाया है। सुनकर कविता की सांस में सांस आई और फिर बोली, मुझे भाभी जी के बारे में आपसे कुछ बात करनी है, बहुत गंभीर बात है। यह सुनकर चंद्र प्रकाश जी उसे प्रश्नवाचक निगाह से देखने लगे। तो उसने पिछली शाम की सारी बातें चंद्र प्रकाश जी को बता दी। यह बात सुनते ही वे हक्के बक्के रह गए।
फिर कविता ने पूछा, क्या आपने नहीं देखा? आपके कमरे के पंखे से एक दुपट्टा लटक रहा था। नहीं तो, पंखे से दुपट्टा लटका हुआ तो मैंने नहीं देखा। मुझसे पहले रीता कमरे में आई थी। हाँ, पलंग पर एक बेंच जरूर पड़ा था और मैंने रीता से इस बारे में पूछा भी था तो उसने कहा कि ऊपर वाली अलमारी से कुछ कपड़े निकालने थे, इसलिए बेंच कमरे में लेकर आई थी। लेकिन मुझे हैरानी है इस बात की कि अलमारी से कपड़े निकालने के लिए बेंच को पलंग पर क्यों रखा था। हे भगवान! आखिर हो क्या गया है इसे? मैं तो परेशान आ गया हूँ। चंद्रप्रकाश जी धम से सोफे पर बैठ गए तो कविता बोली, बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, आप अपनी पत्नी को उसकी मर्जी से जीने दीजिए। जैसे उनका दिल करता है वैसे उसे रहने दीजिए, लेकिन मैंने तो उसे कभी किसी बात से मना ही नहीं किया। महंगी साड़ियाँ, गहने, सुविधा का हर सामान तो है उसके पास। तभी यहाँ वहाँ देखते हुए कविता बोली, ये खिड़कियाँ कल मैंने ही खुलवाई थी और आते ही आपने शायद सबसे पहले इसे ही बंद किया होगा। यह सुनकर चंद्रप्रकाश जी कुछ सकपका गए और फिर बोले, हाँ, दरअसल खुली खिड़कियों से पूरा घर दिखाई देता है, इसलिए मैंने अरे समझने की कोशिश कीजिए। आपकी पत्नी का इस घर में दम क्यों घुटता है? जिंदा इंसान है वह, जिसे ताज़ी हवा की ज़रूरत है। नींद की दवा खिलाकर सुलाने की बजाय उसे वह सब करने दीजिए जिसमें उसे खुशी मिलती है। अपनी पत्नी के मालिक बनने की बजाय अपनी पत्नी का साथी बनने की कोशिश कीजिए। अगर अपनी पत्नी को खुद खुश देखना चाहते हैं तो एक बार उसे उनके मन का करने दीजिए। मेरा आपके साथ कोई रिश्ता तो नहीं है, फिर भी इंसानियत के नाते यह बात करने में मैं यहाँ चली आई। बाकी जैसा आपको ठीक लगे। इतना कहकर कविता अपने घर लौट आई, लेकिन घर पहुंचकर भी उनका ध्यान पर बस इसी बात पर लगा हुआ था कि रीता का क्या होगा। उसका दिल बेचैन था। उसी समय उसके पति अमित का फ़ोन आया तो उसने उसे सारी बात बता दी। तो अमित ने कहा, अच्छा क्या? अच्छा किया जो तुमने उनके पति को सारी बात बता दी। अब इस बारे में ज़्यादा मत सोचो, उसे जैसा करना है वैसा करने दो, तुम अपना ध्यान रखो। लेकिन अमित, एक इंसान होने के नाते मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। अगर उसने कोई गलत कदम उठा लिया तो मैं जीवन भर अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। अच्छा बाबा, जैसा तुम्हारा मन करे तुम वैसा करो। तुमसे कभी जीत पाया हूँ मैं? अब फ़ोन रखता हूँ, बहुत काम है। ऐसा कहकर अमित ने फ़ोन रख दिया। इधर जैसे ही कविता ने फ़ोन रखा तभी उसके फ़ोन पर बेल बजी। चंद्रप्रकाश जी का फ़ोन था। फ़ोन उठाते ही वह बोले, मेरी पत्नी का इतना ख्याल रखने के लिए आपका शुक्रिया। आप मेरी बहन जैसी हैं, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? जी कहिए ना, कविता ने विनम्रता से कहा। तो चंद्रप्रकाश जी बोले, क्या आप आज के दिन रीता के साथ रह सकती हैं? वो जिस हालत में है उसे अकेले छोड़ना ठीक नहीं होगा। इसलिए कहते कहते चंद्रप्रकाश जी का स्वर रूंध गया। तभी कविता जी बोली, अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है। अब तो हम दोनों सहेलियां बन चुकी हैं। भाभी जी के साथ तो मेरा भी दिल लगा रहेगा। आप जानते हैं वे उन्हें यहाँ छोड़ते जाइएगा। थोड़ी देर बाद रीता कविता के घर आ गई तो कविता बोली, अरे भाभी जी आइए ना, नाश्ता किया या नहीं आपने? तो रीता बोली, अरे कविता, तुम यकीन नहीं करोगी, आज मेरे पति ने मेरे लिए नाश्ता बनाया और हम दोनों ने एक साथ बैठकर नाश्ता किया। रीता के चेहरे पर मुस्कान देखकर कविता को बहुत खुशी मिली और फिर बोली, अच्छा तो आज पतिदेव के के साथ नाश्ता करके आई हैं आप, तभी चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान है। ऐसे ही हंसते रहा कीजिए, बहुत अच्छी लगती हैं। कहते हुए कविता चाय बनाकर ले आई और साथ बैठकर दोनों चाय पीने लगे। तो रीता बोली, कविता, तुम्हारे घर में आकर एक खुलेपन का एहसास होता है। कितने करीने से सजाया है, अपने घर की हर एक चीज़ को
अपने घर में सामान बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए भरा भरा लगता है। तो भाभी जी, देर किस बात की है, आपके घर में भी बदलाव कर लेते हैं। जितना भी पुराना बेकार का सामान है वो निकाल कर कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। इससे आपका घर भी खुला खुला हो जाएगा और नए सामान की वजह भी बन जाएगी। फिर आप अपनी पसंद से अपने घर के लिए नया सामान खरीदना कल से ही शुरुआत करते हैं। लेकिन कविता, कल तो मेरे पति 3-4 दिन के लिए किसी काम से बाहर जा रहे हैं, इसलिए मुझे भी उनके साथ जाना होगा। अरे भाभी जी, वो तो आपने ऑफिस का काम करेंगे, लेकिन आप वहाँ जाकर क्या करेंगे? कविता ने पूछा तो रीता बोली, जाने का मन तो मेरा भी नहीं है, लेकिन लेकिन क्या भाभी जी, आप यहीं रहिए। मेरे पति की बाहर हैं, हम एक साथ अच्छा समय बिताएंगे। एक बार भाई साहब से बात करके तो देखो, वो ज़रूर मानेंगे। इस बात पर रीता सहमत हो गई। अगले दिन चंद्रप्रकाश जी रीता को कविता के जिम्मे छोड़कर कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए। कविता के कहने पर दोनों सहेलियों ने मिलकर घर की सफाई का अभियान शुरू कर दिया। शुरुआत की गई रसोई से जितने भी पुराने और टूटे फूटे बर्तन थे, सब निकाल दिए। घर के पीछे की बालकनी में रखा पुराना सामान, कपड़े, फटी तस्वीरें, पुरानी किताबें और जितना भी टूटा फूटा सामान था, सब उठाकर बाहर निकाल दिया। कविता कबाड़ वाले को बुलाने लगी। तभी रीता कुछ उलझन में पड़ गई और बोली, अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने सारा सामान कबाड़ में दे दिया तो घर में तांडव खड़ा कर देंगे। ऐसा कोहराम मचाएंगे कि शांति का नाम निशान तक नहीं रहेगा। अरे भाभी जी, घर का पुराना सामान निकालने से पहले भी आपको अपने पति की परमिशन लेनी पड़ेगी। एक बात अपने मन में बिठा लो कि यह घर आपका है, आप इस घर की मालकिन हैं। अपनी इच्छाओं को भी महत्व देना सीखो। जैसे जीऊँ अपनी इच्छा से। कविता, पहले भी मेरी सास की मर्जी चलती थी, अब पति के कहने के अनुसार चलती हूँ और कल को शायद बहू के मन मुताबिक जीना पड़ेगा। अपनी मर्जी चलाने के लिए तो शायद अगले जन्म का इंतज़ार करना पड़ेगा। लगता है आप भी क्या बात करती हैं भाभी जी, अगला जन्म किसने देखा है। अपने पति को उनके काम तक ही सीमित रहने दो और घर के फैसले आप खुद लो। और अगर भाई साहब आपसे कुछ कहे तो इल्ज़ाम मुझ पर लगा देना कि मैंने कहा था यह सब करने को। यह बात सुनकर रीता के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर बोली, कुछ पैसे दो तो देकर गए हैं वो मुझे, और ये भी कहा है कि जो जी चाहे वो खरीद लेना। तो कविता ने कहा, बस फिर देर किस बात की। चंद्रप्रकाश जी की अनुपस्थिति में रीता और कविता ने सारा पुराना सामान बेच दिया और फिर बाजार जाकर नए कालीन, पर्दे, सुंदर चादरें, नया गैस चूल्हा और कुछ सजावट का सामान भी खरीद लिया। रीता ने बड़े उत्साह से घर की साज सजावट की और 2-3 दिनों के भीतर ही वह घर उनके सपनों के घर में तब्दील हो गया। जो रीता हमेशा उदास और मायूस लगती थी, अब मुस्कुराने लगी थी। इस सब के बाद भी उसके पास काफ़ी पैसे बच गए थे, तो अब उसने अपने और अपने परिवार वालों के लिए अपनी पसंद के कपड़े खरीद लिए। लेकिन मन के किसी कोने में एक डर भी था कि जब उनके पति घर आएंगे तो कहीं उस पर नाराज़ तो नहीं होंगे। आज शाम को चंद्रप्रकाश जी घर वापस आने वाले थे और रीता की सांस अटकी हुई थी कि आखिर इन सब पर उनके पति की क्या प्रतिक्रिया होगी। अपने पति के लिए उसने उनकी मनपसंद पनीर की सब्जी और दाल बनाकर रखी थी। उधर कविता थोड़ी चिंता में थी कि पत्नी को दी गई आज़ादी चंद्रप्रकाश जी सहन भी कर पाएंगे या नहीं। जैसे ही बेल बजी तो हिचकिचाते हुए रीता ने दरवाज़ा खोला। रीता को देखते ही चंद्रप्रकाश जी हैरान रह गए। हमेशा साड़ी में लिपटी रहने वाली रीता आज एक खूबसूरत सा सलवार सूट पहनकर खड़ी थी, जिसमें वह बहुत प्यारी लग रही थी। अंदर आए तो उनकी हैरानी का ठिकाना न रहा।
अपना सुंदर सजा हुआ घर देखकर उसने ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई सपना देख रहे हैं। सोचने लगे बस यही छोटी छोटी खुशियां ही तो मांगती थी उनकी पत्नी, और सिर्फ थोड़ी सी आज़ादी। इतने भर में ही उनके चेहरे में मायूसी गायब हो गई। खैर, जब जागो तभी सवेरा। चंद्र प्रकाश जी ने हाथ जोड़ते हुए कविता का आभार व्यक्त किया। थोड़ी ही देर में रीता के बेटा बहू भी आ गए। उन्हें देखकर रीता का चेहरा खुशी से खिल उठा। उनकी बहू बोली, मम्मी जी, हमने पूरे 1 सप्ताह की छुट्टी ली है और 1 सप्ताह हम लोग यहीं आप लोगों के साथ ही रहेंगे। बेटा बहू अपने साथ एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आए थे। अरे ये क्या है? रीता ने पूछा तो उनका बेटा बोला, अरे मम्मी, ये पापा ने आपके लिए मंगवाया है। हैरान हो गई रीता और बोली, अरे आखिर है क्या इसमें? तुम खुद ही देख लो। चंद्रप्रकाश जी ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। बॉक्स खोलकर देखा तो रीता की आंखें खुली, खुशी से झिलमिला उठी। चंद्रप्रकाश जी बोले, रीता, ये हारमोनियम मैंने तुम्हारे लिए मंगवाया है। आज से तुम पूरी तरह स्वतंत्र हो। अपने पति द्वारा लगाया गया इस इतना प्यारा उपहार देखकर रीता खुशी से उनके गले लग गई। आज रीता को अपना हंसता खेलता परिवार मिल गया था और कविता मंत्रमुग्ध हो उठी। उन सभी को हंसते मुस्कुराते देख रही थी। दरअसल चंद्रप्रकाश जी अपने ऑफिस के काम से नहीं, बल्कि अपनी पत्नी को स्वतंत्रता देने के इरादे से कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए थे, और यह सब उन्होंने कविता के कहने पर किया था। भरी आंखों से कविता की ओर देखते हुए उन्होंने हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया अदा किया। आज वे समझ गए थे कि पिंजरा तो आखिर पिंजरा ही है, चाहे वो सोने का ही हो, क्यों न बना हो। इंसान की खुशी महंगी चीज़ों में नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से खुलकर जीने में है। तो दोस्तों, यह थी आज की प्रेरणादायक स्टोरी। आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। हर हर महादेव।